Introduce myself. I am Dr. Majideen Salim. I am currently working as a medical officer and also as a liaison in a pharmaceutical company, which I'm not going to name for certain reasons. तो ये है कि I have been a public speaker for almost 5 years now. I retired just recently after winning Shajivna in Risalpur because there wasn't any other competition that I wanted to win. That is the reason I retired. Otherwise, I would have never given up public speaking at all. That's how much I love it. But ये है कि I was the president of Public Speaking Society for 3 years. उससे पहले I was the member, junior head of Public Speaking Society उससे पहले. But 3 years I've been the president of Public Speaking Society. So public speaking का मेरा काफी जो है वो experience रहा है. I'll speak in both languages. I hope that's not a problem. Yeah, do you want me to completely speak in Urdu? Whatever is comfortable for you people. I think it's fine if you speak both. It's fine. Okay, chale. So since it's an introductory session, yani isse pehle, I'm assuming that you have never participated in any declamation competition whatsoever. ये मेरी assumption है इस वक्त कि आपने declamation नहीं किया है. But I hope कि शायद किसी ने कभी जो है वो speech की होगी या कोई और जो है वो पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है. जैसे पब्लिक स्पीकिंग में आपके पास स्पीचेस आती हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आपके पास डेक्लेमेशंस आती हैं, डिबेट्स आती हैं. अब डिबेट्स में भी दो तरह की डिबेट्स होती हैं. एक आपके पास कन्वेंशनल डिबेट होती है और एक आपके पास पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेक्लेमेशन, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी. जो फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले हम जो है ना फॉर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की मैं डिटेल्स की बात करती हूँ, ठीक है. तो हमने कहा कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स आ गई. एक तो आपके पास डेक्लेमेशंस, देन कम्स योर डिबेट्स व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है. इधर इट्स पार्लियामेंट्री और कन्वेंशनल, और फिर आपके पास आती हैं स्पीचेस. अब जो स्पीचेस होती है ना आपके पास, इसमें जो है वो आपके पास कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है स्पीचेस में. स्पीचेस में आप जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई प्रेजेंटेशन हो रही होती है या अगर कोई बंदा आ रहा होता है और किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है ना विदाउट एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो वो हमारे पास होती है स्पीच. स्पीच में जो है वो आप डेक्लेमेशन को आप स्पीच में बोल सकते हो, लेकिन स्पीच को आप डेक्लेमेशन में नहीं बोल सकते. ये दोनों में फर्क होता है. ये मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट डेक्लेमेशन. डेक्लेमेशन में क्या होता है, इसको हम उर्दू में मंजर निगारी कहते हैं. मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो इससे रिलेटेड पता हो. लेकिन अगर मेरी पेस थोड़ी फास्ट हो तो यू पीपल कैन टेल मी कि मैं थोड़ा सा स्लो जाऊँ. डेक्लेमेशंस को उर्दू में हम मंजर निगारी कहते हैं. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसके अंदर मंजर तो मौजूद होगा ही होगा. मंजर इज बेसिकली पिक्चराइजेशन. आपका जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड या अनरिलेटेड भी बहुत दफा हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन यूजुअली उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो एक पूरा मंजर होना चाहिए. उसके आपके पास सेपरेट मार्क्स होते हैं. फिर उसके बाद आप जो है वो अपने पॉइंट्स देते हैं उस डेक्लेमेशन से रिलेटेड, वट एवर द टॉपिक इज. आप उससे रिलेटेड अपने पॉइंट्स देते रहेंगे विच कुड बी स्मॉल मंजर्स एज वेल, ठीक है. अब मंजर जब आपके पास आता है ना, उसके एक तो मैंने आपको बता दिया कि सेपरेट पॉइंट्स हैं, तो मंजर आप छोड़ नहीं सकते. अब हमारे पास जो है ना कुछ स्पीकर्स इस तरीके से करते हैं कि एक मंजर रखते हैं फॉर हाफ देयर स्पीच. नॉर्मली डेक्लेमेशन की जो टाइमिंग्स होती है डेक्लेमेशन की, दैट इज अबाउट 4 मिनट्स, ठीक है. 3 to 4 मिनट्स नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में टाइमिंग होती है. लेकिन अगर आप किसी पंजाब के कॉम्पिटिशन में अगर पार्ट लेने जाओगे तो पंजाब में यूजुअली क्या होता है कि 5 to 7 मिनट्स तक की आपकी स्पीचेस होती हैं ऑल पाकिस्तान. तो वो फिर आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल होता है. लेकिन अब कुछ डिबेटर्स ये करते हैं कि आप वो करते हैं अपनी स्पीच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आई स्पीच का वर्ड मैं डेक्लेमेशन के लिए फिलहाल यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल डेक्लेमेशन की बात कर रही हूँ कि आप अपनी डेक्लेमेशन को डिबेटर्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक में आपके पास कंप्लीटली मंजर होता है और बाकी का जो आपके पास होता है वो उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं. आपका जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. और हाफ पार्ट उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 मिनट्स की आपकी जो है वो डेक्लेमेशन मौजूद है, तो उन्होंने क्या किया कि हाफ टाइम को डिवाइड कर दिया फॉर द मंजर एंड द अदर
हाफ टाइम उन्होंने जो है वो कम्प्लीटली उसके लिए पॉइंट्स के लिए जो है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये एक हो गया, एक तरह की डेक्लेमेशन है, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, कुछ डिबेटर्स, कि वो क्या करेंगे कि वो बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे मंजर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 15 सेकेंड्स के या 30 सेकेंड्स के वो बहुत सारे मंजर यूज करेंगे, और उसके बाद जो है वो अपने पॉइंट्स पे आते हैं, वो पॉइंट्स डालते हैं कुछ और कुछ नहीं भी डालते हैं। अच्छा, व्हाट आई विल डू कि आई विल गिव यू सम, आई विल शेयर सम लिंक्स टू दिस स्पीचेस या डेक्लेमेशंस और स्पीचेस भी जो आप जो इससे पहले हुई हैं, जिनके यानी कि डिफरेंट डिबेटर्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो एक तो हमने कर लिया कि आपके पास हाफ हाफ आपने कर लिया, कि हाफ मंजर कर लिया, हाफ पॉइंट्स कर लिया। सेकंड आपने क्या किया डेक्लेमेशन में कि आपने जो है वो छोटे छोटे से मंजर्स बना लिए उसी चीज से रिलेटेड, और जो है वो एंड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टॉपिक आया है, मैं एग्जांपल उर्दू की दूंगी कि उर्दू का अगर आपके पास कोई टॉपिक आया है कि उम्मत मुस्लिमा खतरे में है, इट्स जस्ट अ टॉपिक जो मैं फिलहाल ले, तो आप उसमें बहुत सारे आ सकते हैं, आप उसमें मंजर बहुत सारे डाल सकते हो। आप फलस्तीन का जो कि करंट मंजर है इसका चल रहा, आप फलस्तीन डाल सकते हो, बॉस्निया डाल सकते हो, चीचिया, कुछ भी, मतलब आप डिफरेंट जो जो आपके पॉइंट्स आते रहेंगे आप उसके मनाजिर बना बना कर डालते रहेंगे, वो सारे आपके पॉइंट्स एंड में काउंट होंगे, ठीक है। दो ये हो गए डेक्लेमेशन के स्टाइल। तीसरा भी होता है डेक्लेमेशन का स्टाइल, इज वेरी प्रिटी एंड आई पर्सनली लव इट अ लॉट। वो ये होता है आपके पास जो है वो आप एक स्टोरी सुन रहे हो डेक्लेमेशन में, आप स्टोरी सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, और जब स्टोरी बिल्कुल एंड हो रही होगी ना, लाइक थ्रू आउट स्टोरी दैट पर्सन नॉट मेंशन अपनी डेक्लेमेशन, पर कंटिन्यूअसली जो है वो आप सुन रहे हो डेक्लेमेशन एंड यू आर कंप्लीटली लाइक इमर्स्ड इन द डेक्लेमेशन। आप सुन रहे हो टॉप कि जो है ना कोई मंजर बना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है सुना रहा है सुना रहा है, और जैसे ही वो एंड में जाने लगेगा ना, लाइक इट्स लाइक 350, यानी कि 3 मिनट हो चुके हैं और 50 सेकंड हो चुके हैं, और फिर वो आखिर में अपनी एक लाइन बोलेगा जो उसके डेक्लेमेशन से रिलेटेड होगी, यानी जो उसके डेक्लेमेशन का टॉपिक होगा, और आप फिर पूरी कहानी को सोचोगे एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, यही थी इसकी पूरी डेक्लेमेशन। तो दिस इज द थर्ड स्टाइल ऑफ डेक्लेमेशन। तो ये इस तरीके से होती है, ये 3 तरह की डेक्लेमेशन हो सकती है। आई होप के अंडर सबको आ गई होंगी क्लियर, कि पहली में आपने हाफ ऑफ टाइम डिवाइड कर दिया, सेकंड में आपने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे मंजर डाल दिए, और थर्ड में आपने जो है वो एक पूरी स्टोरी स्टार्ट की फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और बिल्कुल एंड में जाके आपका जो है वो टॉपिक या पॉइंट जो भी होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गए डेक्लेमेशन। मैं सिर्फ अभी इसकी इंट्रोडक्टरी बता रही हूँ, बाकी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं और कैसे करते हैं। तो ये डेक्लेमेशन हो गए। नेक्स्ट वुड बी योर डिबेट्स, ठीक है। अब डिबेट्स में जो है वो आपके पास 2 किस्म की डिबेट्स होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है पार्लियामेंट्री। सबसे पहले विल टॉक, आई थिंक पार्लियामेंट्री के आप लोगों के अलग से काफी सेशंस होंगे, बिकॉज वो भी काफी डीप है, तो वो तो बहुत ही डीप टॉपिक है, तो उसका मैं सिर्फ बताऊंगी इंट्रोडक्शन के है क्या और कैसे होती है, कितने लोग होते हैं ऑल। बाकी कन्वेंशनल डिबेट में ये होता है कि कन्वेंशनल डिबेट में आपके पास 2 होती है, यानी कि एक आपके पास प्रोपोजिशन होती है और एक आपके पास ऑपोजिशन होती है, और एक एक बंदा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जेएसएमयू की टीम के हो, ठीक है, और जेएसएमयू से आप कंपीट करने जा रहे हो कहीं भी, तो होगा ये कि आप की 2 मेंबर्स की टीम है, एक आपका मवाफिकत में होगा और एक मुखालिफत में होगा, यानी एक प्रोपोजिशन होगा और एक ऑपोजिशन होगा, ठीक है। अब देयर इज अ टॉपिक गिवन, जैसे वही वाला एक टॉपिक है ना, उम्मत मुस्लिमा खतरे में है, चले दिस इज द सेम टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक है, आपके पास एक बंदा आएगा इसकी प्रोपोजिशन में, वो आके जितने पॉइंट्स देगा इसके टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे उसके टॉपिक के रिलेटेड होंगे, यानी टॉपिक के उसमें होंगे, फेवर में होंगे, कि भाई वाकई उम्मत मुस्लिमा खतरे में है, एंड यू विल गिव पॉइंट्स, एग्जांपल्स आप देते रहेंगे और अपने टॉपिक को बार बार बताते रहेंगे और एग्जांपल देते रहेंगे। तो ये दिस विल बी द प्रोपोजिशन टाइम, प्रोपोजिशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जो ऑपोजिशन आएगा वो उसके फौरन बाद आता है। तो होता ये है कि डिबेट्स जो कन्वेंशनल डिबेट होती है उसमें जब आप compete करने जाते हो तो आप एक तो अपने अगेंस्ट भी compete कर रहे होते हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जेएसएमयू से, अभी इमाद की आवाज आ रही थी, जेएसएमयू से मैं और इमाद गए हैं फॉर एग्जांपल compete करने, मैं प्रोपोजिशन में हूँ, इमाद अगर ऑपोजिशन में है, तो होगा ये कि वो जो भी टॉपिक मेरे पास मौजूद है मैं उसके जो है वो फेवर में पॉइंट्स देती रहूंगी, और जो है मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, और उन्होंने भी बहुत सारे प्रोपोजिशन के जो लोग होंगे उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए होंगे। अब इमाद आएगा, इमाद एक तो मेरे पॉइंट्स को भी निगेट करेगा
और दूसरा, मुझसे पहले जितने प्रोपोजिशन के लोग आए थे उनके पॉइंट्स को भी उठा उठा के उनके पॉइंट्स को भी जो है वो निगेट करता रहेगा। तो यही काम होता है प्रोपोजिशन का। तो यू कम्पीटिंग अगेंस्ट योर पार्टनर एंड यू कम्पीटिंग अगेंस्ट द होल प्रोपोजिशन टीम एज वेल, और इसी तरीके से ऑपोजिशन वाला होता है। इसमें जो है ना डिबेट्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त कराची का डिबेट सर्किट जो है, कराची का डिबेट सर्किट स्ट्रॉन्ग है, और लाहौर का या पंजाब का डेक्लेमेशन सर्किट स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो है वो डिबेट सर्किट ही सबसे अच्छा है। और डिबेट्स में ये होता है कि जब आप डिबेट करने जाते हो ना, यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट एट द सिचुएशन, क्योंकि जो जो वो लोग पॉइंट्स ला रहे होते हैं, हम लोग क्या करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और अगर इमाद जा रहे हैं, मैं और अम्मार भी कम्पीट करते रहे हैं, या हमारी सीनियर थी उसके साथ भी हम कम्पीट कर रहे होते थे, जैसे मैं और असरा जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि आपने करना ये होगा कि आप जो है वो पहले से ही, जैसे अब लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों मिलके लिखेंगे। ठीक है, आप दोनों मिलके लिखेंगे कि भाई ये मेरे पास पॉइंट्स है, आप इन दो तीन पॉइंट्स को आप नेगेट कर सकते हो, बाकी आप उन सारे पॉइंट्स को नेगेट कर देना जो और लोग आके प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे होता ये है कि आपकी जो डिबेट होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इससे ही आपके टीम ट्रॉफी का भी सीन होता है, तो टीम ट्रॉफी जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इस तरह से। ये है कन्वेंशनल डिबेट। सेम सिचुएशन हैपेंस विद इंग्लिश में भी यही होता है कि इंग्लिश की जो कन्वेंशनल डिबेट होती है उसमें भी यही सिचुएशन होती है। फिर आपके पास आ जाती है पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री के फिर दो फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री में आपके पास एशियन होता है, आपके पास जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री होता है। उसमें आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एशियन की बात करें तो तीन आपके पास जो है वो प्रोपोजिशन मिल जाए आपको, या उसमें होता यह है कि उसी वक्त आपके पास अनाउंस होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री या जो आपके पास एशियन पार्लियामेंट्री है, ये आपके पास कराची में या उर्दू सर्किट में स्पेसिफिकली बहुत न्यू है। अभी इस वक्त हो रही है डिबेट्स, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही है अभी फिलहाल। तो इसको मैं बाद में एंड में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले मैं डेक्लेमेशन वाला ही सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट जो है वो आपके पास स्पीच होती है। स्पीच मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पीच में ना आप क्या कर सकते हो, स्पीच बहुत फ्री होती है। स्पीच में आप मंजर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी जो डेक्लेमेशन है वो रिपीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीच इज वेरी फ्री। उसमें कोई बहुत वो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट मौजूद नहीं होते हैं, तो इसमें आपको फ्री हैंड अवेलेबल होता है, आप कर सकते हो उसके अंदर काफी सारी चीजें। स्पीच में यूजुअली हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि आधा डिबेट और आधा जो डेक्लेरेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जिंदगी में कोई एक डिबेट की है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस डिबेट के कुछ पॉइंट्स और डेक्लेरेशन का कोई एक मंजर उठा के आप कंपाइल कर दो, तो देन दैट बिकम्स योर इंटायर स्पीच। तो स्पीच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये दीज आर जस्ट क्या कहना चाहिए इंट्रोडक्शन के, भाई आपके पास तीन इस तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, एक डेक्लेमेशन, एक जो है वो डिबेट, कन्वेंशनल और पार्लियामेंट्री को हम बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं, और फिर आपके पास स्पीच। अभी यहाँ तक इसकी इंट्रोडक्शन में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, क्लियर आ रहा है, तो चलते हैं आगे। अब डेक्लेमेशन की ही बात करते हैं। डेक्लेमेशन में होता ये है, अच्छा डेक्लेमेशन में होगा ये कि सबसे पहले जो है जब आप डेक्लेमेशन लिखना स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले आप ये सोचो कि आप डेक्लेमेशन लिख किस लिए रहे हो। ठीक है, डेक्लेमेशन आप जो है वो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, देखो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकर्स, मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकर्स जितने हमने देखे हैं और जितने हमसे पहले गुजरे हैं कॉम्पिटिशन में। कुछ पब्लिक स्पीकर कॉम्पिटिशन जीतने आते, कुछ पब्लिक स्पीकर जो है वो कंपटीशन में कुछ नया सीखने आते हैं, और कुछ पब्लिक स्पीकर सिर्फ फेम के लिए पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, और कुछ लर्निंग के लिए कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, और आपकी प्रायोरिटी जो भी है, लाइक देयर इज नो जजमेंट हियर, आपकी जो भी प्रायोरिटी है, इफ यू वांट टू विन एज मेनी कॉम्पिटिशंस एज पॉसिबल, उसका भी तरीका है। अगर आप मुश्किल से मुश्किल कंपटीशन में जाके यू वांट टू मेक श्योर कि नहीं मेरे पास क्वांटिटी कॉम्पिटिशन की ज्यादा ना हो, मेरे पास क्वालिटी ज्यादा हो, तो ये भी पॉसिबल होता है। कुछ डिबेटर्स ये भी करते हैं, कुछ फेम के लिए
जो है वो सिर्फ डिबेटिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। अच्छा, अब होगा ये कि आप जब भी किसी कंपटीशन के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे ना, अब मैं कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सोचना है कि मैं किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ और जजेस कौन। जब आप जो है वो, अच्छा ये चीज थोड़ी बाद में आती है, अगर आप बहुत बिगिनर हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जजेस कौन से हैं या कंपटीशन कौन सा है, ऑल कराची है या कोई स्कूल लेवल का कंपटीशन है या अपने जेएसएमयू का कंपटीशन है या जो है वो आपके पास ऑल पाकिस्तान, ठीक है। शुरू में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, शुरू में तो बस आपने लिखना होता है। लेकिन जब थोड़ा सा 3-4 कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो उसके बाद फिर आपको ये सोचना होगा कि आप कौन से वाले में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और जजेस क्या है। होता यह है कि जब भी कोई कंपटीशन अनाउंस होता है, आजकल तो बहुत अच्छा मतलब सिनेरियो बन चुका है कि कोई भी कंपटीशन आपके पास अनाउंस होता है तो वो यूजुअली ओपन होता है। ओपन का मतलब ये होता है कि आप एज अ टीम उसमें या एज अ सिंगुलर या इंडिविजुअल जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको आपकी यूनिवर्सिटी की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसा होता है कुछ कॉम्पिटिशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसालपुर कंपटीशन है ऑल पाकिस्तान एपीडीसी, तो उसमें ये होता है कि उसमें यूनिवर्सिटी से एक ही टीम जा सकती है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे जेएसएमयू है, ठीक है, यानी एसएमसी का कैंपस आ गया, फिर आपके पास जो है वो फार्मडी आ गया, आपके पास जो है वो डेंटल आ गया, अब ये सारे अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है एवरीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में ये चीज पॉसिबल नहीं होती क्योंकि उसमें फिर आपके पास सिर्फ एक ही टीम जा सकती है, उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। लेकिन आजकल जितने भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं वो सारे तकरीबन ओपन होते हैं, और ओपन में ये होता है कि आप 1, 2, 3, 4 टीम्स आप जा सकते हो, सब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं होता, ठीक है। तो कंपटीशन आपने पहले अपने आप को रजिस्टर करा दिया कंपटीशन में, ठीक है, आपको टॉपिक्स पता चल गए, आपको जो है वो जजेस पता चल गए, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक्स डिफरेंट आपके पास आएंगे, यू विल सिलेक्ट व्हाट यू वांट, जो भी आपको अच्छा लगे टॉपिक, एंड में आप चेंज भी कर लेते हो लिखते लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टॉपिक जो है वो अपना सिलेक्ट कर लिया। टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। उर्दू में ये होता है और इंग्लिश डिक्लेमेशन में स्पेसिफिकली ये होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं उर्दू में वो आपके पास पोइट्री की लाइन, इंग्लिश में भी पोइट्री की लाइंस होती हैं और उर्दू में भी पोइट्री की लाइंस होती हैं। एक्चुअली नज्मों की आपके पास जो है वो एक मिसरे होते हैं, वो उन्होंने लिखे हुए होते हैं और वही आपका जो है वो टॉपिक होता है, ठीक है। अब वो टॉपिक आपने सिलेक्ट तभी करना है जब आपको उसका मतलब पता हो। अगर आपको मतलब पता नहीं है, आपको क्लियर नहीं है, तो फिर वो टॉपिक आप सिलेक्ट नहीं करो, क्योंकि फिर आप उस पर जो बोलोगे बेशक वो कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल इनिशियल या बिगिनर हो और आपको मतलब नहीं पता, तो आपको मतलब सर्च करना होगा। उसका तरीका ये होता है कि डिफरेंट आपके पास जो है कि उस मिसरे को आप या तो अपने किसी सीनियर से कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो आप उस मिसरे को जो है वो लिख लें, ठीक है, और लिखने के बाद आप उसको सर्च कर लें। यूजली रेफ्ता जो है वो आपके पास रेफ्ता.com जो है वो आपके पास एक बहुत अच्छी साइट है, वहां पे आपको तकरीबन सारे जो है वो उर्दू के लिए तो मिल जाएंगे, और इंग्लिश की पोइट्री आसानी से मिल जाती है, उर्दू की थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आपने सर्च कर लिया, आपने वो पूरी नज़म पढ़नी है कि वो कहाँ से आई है, ठीक है। वो नज़म पढ़ने के बाद फिर आप जो है उस टॉपिक को सिलेक्ट करें जब आपको उसका मायने समझ में आ जाए, ठीक है। देन यू मूव ऑन टू राइटिंग इट। हाउ डू यू राइट अ डेक्लेमेशन? उसके लिए ये होता है कि डेक्लेमेशन में आपने लिखना होता है मन, ठीक है। आपके जहन में जितना मर्जी कुछ आए, आपने पेन जरूर पकड़ना है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। बेटा वेबसाइट जो है वो रेफ्ता.com है, रेफ्ता REFTA, ठीक है, रेफ्ता.com, ठीक है, या REKHTA करके है, रेफ्ता.com। उस पे आपके पास सारी जो है वो पोइट्री अवेलेबल होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि आप जो है वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, पहले भी हमारे बच्चे यही गलती करते थे कि जब वो लिखना शुरू करते थे ना, वो सोचते रहते थे अच्छा ये वाला मंजर अच्छा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ दिमाग में सोच रहा हूँ, और जब तक आप दिमाग में सोचते रहोगे आप कभी भी नहीं अपना एंड पे लिख पाओगे। आपके पास पेंसिल, आपके पास या पेन जो भी है वो हाथ में होना चाहिए, और जो चीज आपके जहन में आए आप वो लिखना शुरू कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चीज भी आपके जहन में आ रही है आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और आपके पास कुछ ना कुछ, यानी एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें आपके पास जरूर मौजूद है। अब वो जो भी चीजें आपके पास है, ठीक है, उस मंजर को आपने फिर क्या करना होता है, देन यू बाय अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कौन से वाली? अगर इंग्लिश है तो फिर डिक्शनरी, उर्दू है तो लुगत ले लें आप। फिरोजल लुगात आप यूज करें इनिशियली,
ठीक है, इनिशियली आप फिरोजुल लुगात इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक वो हार्ड कॉपी है फिरोजुल लुगात की। होता ये है कि आपने जो भी लिखा हुआ होता है ना, आप क्या करते हो, आप उस वर्ड का सिनोनिम ढूंढते हो फिरोजुल लुगात में, और फिर उस सिनोनिम को, उस वर्ड को जो है वो उसकी जगह लिख देते हो। ठीक है, यानी यू रिप्लेस द वर्ड। इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। एक तो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी यही होता है। और होगा ये कि आपने जो मंजर लिखा है ना, उसके आपको, सॉरी आवाज आएगी इसकी थोड़ी देर के लिए, तो आप जो है वो उसके वर्ड्स जो है वो आप रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करने के बाद जो है वो फिर आपके पास एक मंजर आ जाएगा। और मंजर जो भी आपने लिखा है, उसके बाद जो है आप मंजर आपने सेपरेट लिख लिया। और बेटा खुद कोशिश करो कि स्टार्ट में हमारे पास ये बहुत होता है कि लोग किसी से लिखवाते हैं। ठीक है, किसी से मत लिखवाओ, क्योंकि जब आप किसी की लिखी हुई स्पीच या डेक्लेमेशन जाकर पढ़ोगे ना, तो वो साफ पता चल जाती है, साफ पता चल जाती है। और यूट्यूब से कभी मत उठाया करो। क्यों? क्योंकि हम, एक तो ऐसा बहुत दफा हुआ है कि जो डिबेटर गया है और वो बोल रहा है जाके, तो जिसकी बोल रहा है ना वो सामने बैठा हुआ है, और दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग एज अ डिबेटर इफ यू आर स्पीकिंग और जो आप बोल रहे हो वो सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। तो आप हमेशा क्या करो, कोशिश ये करो कि आप खुद लिखो। इनिशियली थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या करना होता है लिखने के लिए। एक तो आपके पास वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए उर्दू के लिए फिरोजुल लुगात, इंग्लिश के लिए डिक्शनरी यूज कर लें, पेंगुइन थिसॉरस यूज कर लें, व्हिचएवर इज इजीली अवेलेबल टू यू। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या sorry करो, to interrupt. I just wanted to speed up because it's Zoom and we made it only a 40 minutes meeting, right? So you need to speed up ताकि जल्दी जल्दी सब कवर हो जाए, सही है? चलो ठीक है भाई, टाइम नहीं है, जरा तेज तेज बोलती हूँ। अच्छा, मैंने थिसॉरस बता दिया आपको, या फिरोजुल लुगात बता दी। उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, उसके अलावा जो है वो आपके पास कॉलम्स होते हैं, जैसे डॉन में आते हैं या किसी भी अखबार में जो कॉलम्स लिखे हुए होते हैं ना, एडिटोरियल्स जो होते हैं, आप उर्दू के लिए वो कॉलम्स पढ़ोगे। ठीक है, जैसे जावेद चौधरी के कॉलम्स बहुत अच्छे होते हैं, उससे बहुत प्यारे प्यारे मंजर आपको मिल जाएंगे। वो कॉलम्स पढ़ लो उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए एडिटोरियल्स पढ़ लो, वो आप, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उससे आपके मंजर बहुत अच्छे बनते हैं। और थर्ड जो है वो पोइट्री के लिए रेख्ता, मैंने आपको बता दी, रेख्ता से आप पोइट्री उठा लो, उसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं। लेकिन जो है वो डायरेक्टली गूगल से जाके मत उठाना, रेख्ता से उठाना। उसकी वजह ये होती है कि पोइट्री कभी कभी बहुत गलत लिखी भी होती है। ठीक है, तो वो फिर मुश्किल हो सकती है। तो तीन चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। आपके पास आपका मंजर होना चाहिए, जिसके लिए आप जो है वो फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बता दिया है, कि आप जो है वो कॉलम्स वगैरह या एडिटोरियल्स वगैरह लेंगे। उसके अलावा जो है वो आप पोइट्री के लिए रेख्ता ले लेंगे, और उसके अलावा जो है फिरोजुल लुगात लेंगे। इससे आपकी जो है वो कुछ ना कुछ आपकी कंपाइल जरूर हो जाए। ठीक है, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, दिस इज हाउ यू विल राइट योर। ठीक है, once you have written your declamation you need to memorize it very well. Why? Because वहां जाके ना वो 4 मिनट is very important for you. I'll take the Okay, let's questions. do ठीक है, उसके बाद जो हाँ, है let's वो, do one thing. In case ये खत्म नहीं होता, we'll make another Zoom link, ठीक है, so that कि अगर कोई question है तो वो पूछ लें, वो सही है? अभी you just continue, सही है? the difference between declamations. हाँ, this is a very important thing. Difference between declamations in competitions and versus TV. टीवी में जो आप डेक्लेमेशन देखते हो बेटा, टीवी में जो ऑडियंस बैठी हुई होती है ना, उसका जो लेवल होता है, सॉरी टू से, जो उसका मेंटल कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती कि आप अपनी जो है वो डेक्लेमेशन उनके सामने प्रेजेंट करें और उनको समझ में आ जाए। ठीक है, वंस यू स्टार्ट डूइंग डेक्लेमेशन यू विल रियलाइज समटाइम्स द ऑडियंस विल नॉट क्लैप फॉर यू, बट यू विल स्टिल विन दैट कॉम्पिटिशन, बिकॉज जो जजेस बैठे होते हैं ना उनको आपकी डेक्लेमेशन समझ में आती है। ठीक है, तो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग अ लेवल बिलो, आप अपना लेवल ही डाउन कर लो। तो टीवी में यूजुअली यही हो रहा होता है कि आपके पास जो वहाँ पे डिबेट्स या डेक्लेमेशन हो रही होती है वो बहुत ही, आप मतलब बहुत ही थके हुए लेवल पे आप जाके करते हो, जो सीखा होता है वो भी भुला के करते हो। बट अगर आप उसको कर सकते हो तो ऑब्वियसली यू विन प्राइजेस एंड ऑल, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन में यू कैन डू दैट। उसका भी मैं किसी दिन अगर टाइम हुआ मेरे पास और किसी दिन अगर फिर मौका मिला तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी डिटेल से कि टीवी की जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है डेक्लेमेशन, और कॉम्पिटिशन के लिए डेक्लेमेशन जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी स्लाइड बनाए ताकि अच्छे भागे। फियर और एंजाइटी के लिए बड़ा आसान तरीका होता है। ठीक है, देखो बेटा, तुम भूलोगे, ठीक है, और जिंदगी में कभी ना कभी स्टेज पे जाके जरूर बोलोगे, और जिस दिन भूल गए ना, उस दिन के और उस दिन उस वक्त जिस वक्त भूल गया तुम्हें, तो स्टेज से उतरना नहीं है, जो मर्जी दिल में आया वो बोल देना। देखो किसी को कुछ नहीं पता कि तुम क्या लिख के लाए हो। ठीक है, सिर्फ तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है, तुम्हें भूल गया
कोई मसला नहीं है, पर स्टेज से नहीं उतरना। तुम्हारे पास वो 4 मिनट है और वो 4 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता। वो 4 मिनट तुम्हारे हैं और इतना बड़ा स्टेज है तुम्हारे पास और सब लोग तुम्हें सुनेंगे, तो तुमने स्टेज से नहीं उतरना। भूल गया, कोई मसला नहीं है, बोलते रहो, जो दिल में आए वो बोलते रहो, ठीक है। और उसके बाद और जिंदगी में एक दफा जरूर भूलोगे, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है। मैंने जिस दिन भूला था उस दिन सामने परवेज मुशर्रफ बैठा था, ऐसी लेवल की, मतलब परवेज मुशर्रफ के सामने भूल के आई थी मैं। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप भूल के भी ना आप उसको कवर कर सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। और उस दिन आपकी फियर भी खत्म हो जाएगा, एंजाइटी भी खत्म हो जाएगा, क्या होगा, भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भूलते हैं, सब जो है मिस्टेक्स करते हैं। इसके लिए क्या किया करो, एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस किया करो मिरर के सामने, जितना मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फैमिली के सामने भी प्रैक्टिस किया करो, अनलेस योर फैमिली इज वेरी जजमेंटल ऑफ यू, फिर मत करना वरना और इंसल्टिंग फील होता है। अदरवाइज टीवी के सामने, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने बार बार उस डिबेट को रिपीट करते रहा करो, अपनी डेक्लेमेशन को रिपीट करते रहो, ताकि तुम्हारा ये जो फियर और एंजाइटी है खत्म हो जाए। फिर जब जाओ ना तो ऑडिटोरियम में मत बैठना, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते रहना, बाहर चले जाना, वॉशरूम में चले जाना। हमने अपनी सारी स्पीचेस वॉशरूम में ही प्रैक्टिस की। अब वॉशरूम चले जाओ, वहां जाके प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आता। जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे 5 या 10 मिनट, 5 मिनट पहले तुम जाकर हॉल में बैठोगे और अपने कान बंद करोगे और सिर्फ अपने माइंड में उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। जब तुम डेक्लेमेशन में, ये डेफिनेटली बहुत होता है, स्पेशली एट ऑल पाकिस्तान एंड ऑल कराची लेवल, तो जब आप जो है वो दूसरों की स्पीचेस सुनते हैं ना, और आपका नंबर कोई 17वां और 18वां भी नहीं, अगर आपका नंबर 50वां है उस पर आए, क्योंकि ऑल पाकिस्तान में तो बहुत लोग होते हैं, उसमें अगर आपका 50th नंबर है तो आप पक जाएंगे, इतनी स्पीचेस आप सुन ही नहीं सकते, आप अपनी भूल जाएंगे। तो दिस इज अ टिप फॉर यू गाइस कि जब इतने सारे लोग हो ना तो लोगों की स्पीचेस मत सुनने बैठा करो। ट्राई करो कि तुम्हारी स्पीच जो है पहले 10 लोगों में हो, ठीक है, नहीं है 10 लोगों में तो फिर तुम उनकी मत सुनो, अपनी जाके प्रैक्टिस करो, और जब तुम्हारा टाइम आए तो उस वक्त जाके सिर्फ अपनी डिबेट दो, ठीक है। ये हम सब यही करते हैं, ठीक है। इससे फिर क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी डिबेट पे फोकस होता है, और जब और ना अपने आप को समझ लो कि यू आर द बेस्ट, ठीक है। और तुमने जब जाके स्टेज पे देना, तुम्हारे अलावा किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ तुम्हें ही सब कुछ आता है। तुम जाओ स्टेज पे, और एक चीज याद रखना बेटा, डेक्लेमेशन में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम ज्यादा नहीं है तो मैं फिर भी ये चीज बता देती हूँ कि डेक्लेमेशन में कभी भी आप जीन्स और पैंट पहन के, स्पेशली फॉर गाइज, कि ऐसे जीन्स या जो है वो फटी हुई है, रिप जीन्स पहनी हुई है और कैजुअल शूज पहने, तो कैजुअल जो है वो आप नहीं कभी भी ड्रेसिंग करते फॉर डेक्लेमेशन स्पेसिफिकली, और फॉर स्पीचेस जो बाहर के कॉम्पिटिशन की होती है, इवन फॉर JSMU के कॉम्पिटिशन, बिकॉज इट्स वेरी फॉर्मल इवेंट होता है। तो उसमें आप ना, ऐसा नहीं है कि सूट वूट पहने, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से बनकर आए, और जब आप स्टेज पे चलते हुए जाए ना, तो आपकी वो जो वॉक होती है ना वहां से वहां तक, वही बता देती है कि आपकी तैयारी कितनी है। बेशक तैयारी कितनी ही खराब क्यों ना हो, ट्राई टू मेक श्योर कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस वक्त हो कि आप चल के जाओ कि बस मुझे ही सब कुछ आता है। और जब बोलना स्टार्ट करो तो कोशिश ये क्या करो कि पीछे देखा करो, नॉट ऑडियंस की तरफ मत देखो, जजेस की तरफ कभी मत देखना, डायरेक्टली पीछे देखना, हॉल के बिल्कुल एंड में देखना या हॉल के बिल्कुल ऊपर देखना, अपने आई लेवल पे देखना। यूजुअली क्या होता है कि ऑडियंस नीचे होती है, तो ऑडियंस को बेशक मत देखो, अगर बहुत स्टार्ट में हो तो एंजाइटी का लेवल हो रहा है तो ऑडियंस की तरफ मत देखो, जजेस की तरफ मत बिल्कुल देखो, डायरेक्टली जो है वो पीछे हॉल के जो एंड होता है उसकी तरफ देखो। इससे फिर तुम्हारा उसके ऊपर जाएगा नहीं, वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है।